नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पिता की बगावत। यह सब क्या लगा रखा है बुढ़िया? घर का एक कोना बदबू दे रहा है। मेरा घर है या कोई कूड़ेदान? जगह जगह थूकती रहती हो। इस घर में रहने के लायक नहीं हो। निकलो यहाँ से। बहू, भगवान से डरो। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। यह अच्छा नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी? देवकी जी अपनी बहू से गिड़गिड़ाते हुए बोली। रात के 12 बजे थे और बाहर सड़क पर गुमनाम अंधेरा छाया हुआ था। देवकी जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह बिना किसी सहारे के चल फिर पाए। जब से उनके पैर की हड्डी टूटी थी तब से वह अपने सारे काम बिस्तर पर ही कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने बिस्तर गंदा कर दिया था, तो आज बहू उन्हें गुस्से में आकर घर से ही निकाल रही थी और देवकी जी बार बार बहू से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। देवकी जी अंदर टीवी देख रहे अपने बेटे को लगातार आवाज दे रही थी। ओ बेटा, ओ मेरे लाल, रोक ले बेटा। बहू को अपनी माँ पर तरस खा, लेकिन माँ की पुकार बीबी के आगे बेटे को सुनाई ही नहीं दी और वह चादर ताने सो गया। आरती उनके हाथ में एक लाठी पकड़ा कर बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का यही सहारा होता है। पकड़ उसे और दफा हो जाए यहाँ से। हर जगह से बदबू ही बदबू आती है। बाहर से आदमी को बुलाकर पूरे घर में फिनाइल डलवाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने देवकी जी को दरवाजे से धक्का दे दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पहली बहू दरवाज़ा न खोली तो देवकी जी बेचारी दूसरी बहू का दरवाज़ा खटखटाने लगी। पायल बहू, तुम ही दरवाज़ा खोल दो। बस आज रात के लिए मुझे अपने घर के एक कोने में पड़े रहने दो। वह लगातार दरवाज़ा पीटती रही, पर उसने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस तक नहीं किया। देवकी जी बेचारी रोती बिलखती हुए वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी। ठंड के मारे उनका पूरा बदन कांप रहा था। पूरी रात ठिठुरते हुए जैसे तैसे बिताई। सुबह के 10 बजे थे कि बेटे बहू का दरवाज़ा खुला। देवकी जी बोली, मुझे पता था अपनी माँ को ऐसे हालत में देख नहीं सकता तू। मनोज बोला, माँ, बड़ी ढीठ हैं आप, अभी तक यहीं पड़ी हैं। अरे, मर क्यों नहीं जाती? हमारा भी पीछा छूटेगा। चलो आरती, देर हो रही है, फ्लाइट छूट जाएगी। बेटे की बात सुनकर देवकी जी की आंखें छलक पड़ी। बड़ा बेटा भी माँ को ठोकर मारकर बीबी के साथ चला गया था। बेचारी देवकी जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठ गई थी, तो वहाँ आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते थे। पर कई दिनों से देवकी जी का दर्द बढ़ता जा रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। देवकी जी अपने पति को याद करके बस रोई जा रही थी और खो गई बीती यादों में। ओ मेरी श्रीदेवी, ले आया 2 टिकट, तैयार हो जा, आज शाम को चलेंगे फिल्म देखने। 70 वर्षीय नारायण जी लाठी लिए हाँफते हुए आईं। पत्नी देवकी से बोले, क्या ले आए बुढ़ऊ? सवेरे सवेरे आंख न दीदा काम करता, अब फिल्म देखूंगी इस उम्र में? अरे, काहे को पैसा खराब कर दिए? और क्या श्रीदेवी श्रीदेवी लगा रखा है? मेरा नाम देवकी है। देवकी जी आंगन में तार पर कपड़े डालते हुए बोली, देख नहीं रहे कैसे हाथ कपकपाते हैं? इतनी दूर फिल्म देखने तो अगले जन्म में ही जा पाऊंगी अब। अरे सुनो देवकी जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। रिक्शे वाले से बात कर ली है, वो शाम को 4 बजे आ जाएगा। घर से ले जाएगा हमें और छोड़ भी जाएगा। तेरे कितने अरमान थे, मेरी देवकी की फिल्म देखनी है। कोई राजेश खन्ना की फिल्म लगी थी उस वक्त टाकीज में, पर नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से अम्मा का डर कि घर की बहुएं फिल्म नहीं देखती। कभी फिल्म नहीं दिखा पाया तुझे। शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी तू, पर मुझसे ब्याह करके कैसी बावरी सी बन गई थी। भाई भाभीियों के बीच रही, कभी एक गिलास पानी उठा के भी ना पिया तूने। मेरे घर आकर बिना कुछ कहे चूल्हा चौका, बच्चों की जिम्मेदारी को खुश होकर करती गई।
पता ही नहीं चला। देवकी जी कब बुढ़ापा आ गया, बालों पर सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी, आंखों में चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोजी रोटी में व्यस्त हैं। उनकी भी गलती नहीं, उन्हें भी परिवार पालना है। पर देवकी मरने से पहले हाथों में कोल्ड ड्रिंक और वो मक्का वाला डिब्बा लेकर तेरे साथ फिल्म देखनी है, जैसे अपने बेटे ने फोटो दिखाई थी अपनी और बहू की। शुभ शुभ बोलो जी, मरने की बात अब की तो बात नहीं करूँगी। हर वक्त यही बोलते रहते हैं। ठीक है, चलूँगी फिल्म देखने। सुन मेरी देवकी, आज तू तो ब्याह वाली लाल रंग की साड़ी पहनना और मैं वो कुर्ता पैजामा पहनूंगा। बड़ी प्यार से नारायण जी पत्नी की ठुड्डी पकड़ते हुए बोले। जाओ हटो जी, सठिया गए हो। कहा इस उम्र में? सब हंसेंगे मोहल्ले में। वहाँ टाकीज में लोग कहेंगे इन बुढ़ऊ बुढ़िया को बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। तो तू नहीं मानेगी मेरी बात। मेरे लिए तो अभी भी तू मेरी वही ब्याह वाली श्रीदेवी है, जिसको देख के मैं बावरा हो जाता था। ला जाती है, ऐसी बात ना करो जी। शाम को नारायण जी पीले रंग के कुर्ते पैजामे में और देवकी जी लाल रंग की साड़ी में रिक्शे पर बैठे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चले जा रहे थे। उन्हें देख मोहल्ले के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान सी तैर आई थी। कितने खुश थे दोनों इस उम्र में भी। कुछ समय बाद, अरे मम्मी जी, इस उम्र में दो दो बहुओं के रहते काम कर रही हैं, शोभा देता है क्या? आप तो बस आराम से बैठिए। बहुत दिन तक बच्चों के लिए खट चुकी हैं, अब तो बस आप ठाठ से रहो। बस हमें ऑर्डर दिया करो। कुछ दिन में बाबूजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा। देवकी जी की छोटी बहू आरती कहती है। तभी उनकी बड़ी बहू पायल बोली, सही कहा आरती तुमने, मम्मी जी को तो अब आराम ही आराम मिलना चाहिए। वैसे भी बाबूजी रिटायर होकर आएंगे और इतने पैसे लाएंगे तो मम्मी जी को हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मम्मी जी देखना, कहीं अपनी इस बहू को भूल मत जाना। देवकी जी बोले, अरे नहीं बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। और जिसकी इतनी संस्कारी बहू हो, उस सास को भला बाहरी आडंबरों का क्या काम? तुम लोग गांव आती हो, 2-4 दिन ही रहती हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलने आया करो। देवकी जी और नारायण बाबू के 2 बेटे बहू, पोते पोती, भरा पूरा परिवार सब अपने अपने दुनिया में रहते थे। कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं होती थी। पर न जाने क्या बात है जो 6 महीने से उन्हें अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती है। नारायण बाबू हमेशा देवकी जी को सचेत करते कि देवकी, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले तो समझो कुछ गड़बड़ है। देवकी जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती थी। एक रोज आरती बोली, बाबूजी, अगर मम्मी जी को हम कुछ रोज अपने घर ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नारायण बाबू बोले, बहू, क्यों इस बूढ़े से बुढ़ापे में रोटी बनवाओगी? बिना देवकी के मेरा तो कोई काम ही नहीं होता। मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ जाकर रहेंगे। फिर कर लेना जी भर के हमारी सेवा। देवकी जी नारायण बाबू से बोली, आपने देखा दोनों बहू के स्वभाव में कितना बदलाव आया है। मुझे ये काम नहीं छूने देती हैं और कितना सम्मान देती हैं। और क्या चाहिए? नारायण बाबू बोले, भाग्यवान, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी अगर ये लोग तुम्हें इतनी इज्जत दे तब खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने ठहर जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीता, नारायण बाबू रिटायर हुए। विवेक और मनोज दोनों ने बड़े प्यार से अपने बाबूजी को समझाया कि गांव में कुछ नहीं रखा है, न तो पूरे समय बिजली आती है, न समय में पानी। शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। नारायण बाबू को बेटे का विचार अच्छा लगा। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में
ऐसे बेटे कहाँ मिलते हैं, तो आपको बेटों की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, नारायण बाबू ने अपने सारे पैसे बेटों के कहने पर लगा दिए और शहर में बड़ा सा घर खरीद लिया और साथ रहने लगे। एक दिन पायल बोली, मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है। अब क्या बताऊं, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में जो थोड़ी बहुत पैसों की कमी हुई, उसे मैंने अपना जेवर बेच के ही तो पूरा किया। अब ऐसे सोना गला लेकर शादी में जाऊंगी तो चार बिरादरी में बाबूजी की बड़ी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि मैं शादी में ना जाऊं। आरती ने भी अपनी तकलीफ सास के सामने रख दी। देवकी जी के पास जो भी कीमती गहने थे, उन्होंने उसके 2 हिस्से लगा दिए। जेवर पाते ही बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन जब देवकी जी रसोई में रोटी बना रही थी, तभी आरती आकर रोटी को चेक करती है। ओह माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया करो। समझ नहीं आता क्या? अब इस उम्र में इतना दूध घी खाकर क्या करेंगी? ज़्यादा दूध घी खाओगी तो गैस बन जाएगी और हमें फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक तो दूध घी महंगा और उस पर से डॉक्टर का बिल इतना महंगा, दवाइयाँ भी इतनी महंगी पड़ती हैं। देवकी जी बोली, बहू कोई बात नहीं, इनसे कहूँगी अगले महीने जब सारा सामान लाएंगे तो 2 किलो घी भी ले आएंगे। बहू, तुम्हारे बाबूजी को तो कमजोरी रहती है, तो थोड़ा घी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खाती नहीं हूँ। तभी छोटा बेटा मनोज सामने आया और बोला, माँ तुम कहना क्या चाहती हो? आरती झूठ बोल रही है। एक तो घी खाती हो, उस पर से झूठ बोलती हो। कल ही तो आपने पिताजी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वो तो गुड़िया जिद कर रही थी, तो उसके लिए ही। चुप हो जाइए माँ, आप लोगों को साथ रख कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा वहीं सड़ने देते। देवकी जी की आंखें भर आई। बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मनोज बोला, छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल खराब करती हो और बाद में आंसू बहा कर नाटक करती हो। अब ये रोज की बात हो गई थी। आए दिन दोनों बेटे बहू उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते। रोते रहते देवकी जी नारायण बाबू से बोली, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और हम अपने बेटे बहू के लिए पैर की जूती बन गए। अब आगे हमारा क्या होगा? नारायण बाबू बोले, भाग्यवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, पूरे दिन तुम घर में रहती हो। न जाने तुम्हारे साथ दोनों बहू कैसा व्यवहार करेंगी। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। कुछ दिन बाद नारायण बाबू आसपास के पड़ोसियों के साथ अपने घर में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। बहुत गर्मी थी तो उन्होंने एसी खोल लिया था और देवकी जी उन सब के लिए गरम गरम पकौड़ियाँ बना रही थी और आरती से उन्होंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी बनाने आती नहीं थी। तभी छोटा बेटा मनोज कहता है, पापा आप क्या दिन भर कॉफ़ी पीते रहते हो और पकौड़ियाँ खा रहे हो, साथ में अपने पलटन को भी खिला रहे हो? आपको दिखता है कि नहीं? एसी भी ऑन है, कितना बिल भरना पड़ेगा मुझे? आरती परेशान हो जाती है। दिन भर कॉफ़ी बनाते बनाते वह भी दिन भर काम करते करते थक जाती है और बर्तन भी तो कितने हो जाते हैं। जब बने तभी पिया करो। आरती को अलग से ऑर्डर मत दिया करो। एक पैसे की औकात नहीं है और कॉफ़ी पर कॉफ़ी। इनकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब खर्चे के साथ इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। उनके दोस्तों के साथ बेटे ने इतना जलील किया कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके सारे पड़ोसी दोस्त तुरंत वहाँ से चले गए। तभी पायल बोली, छोटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही हो रहा है। भूलो मत,
रात का खाना और सोना हमारी तरफ होता है। देवकी जी नारायण बाबू को देख रही थी और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी बेटे भी बोलने लगे, ये घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान? क्या झगड़ा लगा रखा है? दोनों की बीवियां अपनी अपनी कहने लगी। तभी नारायण बाबू बोले, बेटे के पास आकर बोले, बेटा आखिर क्या बात हुई जो हम दोनों अब तुम लोगों को चुभने लगे, जबकि तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का मोटा मोटी खर्चा तो मेरे पेंशन से ही चल रहा है, फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? विवेक बोला, बाबूजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। मालूम भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं? मनोज बोला, मानता हूँ घर लेने में आपने मदद की, पर ज़्यादा पैसा तो भैया और उनके परिवार पर खर्च किया। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? तो मैं तो भाई अपने हाथ खड़े करता हूँ, पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विवेक बोला, बाबूजी आप तो चुप रहिए। अरे जब कमाते थे तब की बात अलग थी, पर अब आप दोनों का खर्चा हम पर भारी हो रहा है। नारायण बाबू बोले, बेटा अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूं, आज तक हर 30 त्यौहार पर तुम लोगों के लिए कपड़े उपहार हम ही देते आए हैं। यहाँ तक कि तुम दोनों के घर का किराया भी मैं ही भरता आया था। याद है या भूल गए? विवेक बोला, अच्छा तो अब आप हमसे हिसाब लेंगे, और हमारी बातें अगर आपको इतनी ही बुरी लग रही है तो आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कर लीजिए कहीं और। देवकी जी बोली, विवेक ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे बाबूजी ने पैसे देते समय एक बार नहीं तुमसे सवाल किया और अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पर इस घर में लगा दी। अब तुम हमें कहीं और जाकर रहने के लिए कह रहे हो? क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? आरती बोली, देखो तो जरा भाभी, इस उम्र में इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी जरा सी भी शर्म बची हुई है कि नहीं? अरे इस उम्र में बेटे बहू 2 वक्त का खाना दे दे वही बहुत है। और एक बात जान लीजिए, ये घर हम दोनों जेठानी और देवरानी के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो भूल ही जाइए। हाँ हाँ, मनोज बोला, अब ये नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है? आरती बोली, करना क्या है, घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं, एक हिस्सा बड़ी का होगा और एक हिस्सा मेरा। हाँ, इन सास ससुर का भी बंटवारा कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अपनी सुविधा अनुसार सास को भी बांट लिया कि पहले 2 महीने ये मेरी मदद करेगी और बाद में बड़ी की मदद करेगी। नारायण बाबू को लग रहा था उनका और उनकी पत्नी का उस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं था। बस दोनों बेटे बहुओं ने अपना अपना फैसला उन्हें सुना दिया। मनोज बोला, तो तय रहा माँ, आप 2-2 महीने के लिए हम लोगों के घर पर रहेंगी। हाँ, बाबूजी को बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी तो ऐसा करते हैं, बाहर जो एक छोटा कमरा है वो बाबूजी को दे देते हैं। आप दोनों अपना सामान वहीं रखिएगा। छोटी बहू झट से बोली, मम्मी जी को पहले 2 महीने के लिए मैं अपने घर ले जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर वो देवकी जी का हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने तरफ ले गई। पायल नारायण बाबू से बोली, बाबूजी बेहतर होगा आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बाहर और आंगन में झाड़ू लगाना, बच्चों को स्कूल से लाना और सूखे हुए कपड़ों को छत पर से लाना, बाजार जाकर सब्जी लाना, ये आपका काम होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन आरती देवकी जी से बोली, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा हलवा छोले भटूरे सब बन जाना चाहिए और कपड़े भी धुल जाने चाहिए। देवकी जी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई। बहू क्या कम थी,
जो उसके माता पिता भी अब उन्हें नौकरानी समझने लगे। नारायण बाबू अंदर बाहर झाड़ू लगाकर बरामदे पर बैठे रहते ताकि देवकी जी को देख सके। तभी उन्होंने देखा कि बहू की माँ झूठे बर्तन देवकी जी के सामने फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, बर्तनों को अच्छे से साफ कर, वरना तुम्हारे पति की दवाइयाँ भी मेरी बेटी बंद करवा देगी। नारायण बाबू खून के घुट पी कर रह गए। वो हर रोज अपनी पत्नी का अपमान देखते और उनका बर्दाश्त खत्म होता जा रहा था। बर्दाश्त की हद तो तब हो गई जब एक रात देवकी जी बहू से बोली, बहू मुझे खाना दे दो। आरती ने बगल में झूठी थाली में 2 रोटी डालकर उनके आगे बढ़ा दिया और बोली, घर के बाहर जाकर बरामदे में बैठकर खाओ। देवकी जी ने कहा, बहू पर ये थाली तो झूठी है। आरती बोली, तो क्या हुआ मम्मी, कोई ये सब्जी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। पता नहीं कैसे बनाया था आपने। अब आप इसे खा लीजिए, वरना तेल मसाला कितना बर्बाद होगा। वो इतना तेज बोल रही थी कि नारायण बाबू के कानों में सारी बातें जा रही थी। देवकी जी रोते हुए थाली लेकर बरामदे में बैठ गई और नारायण बाबू पर नजर पड़ी तो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब बर्दाश्त नहीं होता। नारायण बाबू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठ कर गए और देवकी जी के हाथ से थाली लेकर दूर फेंक दिया और सब्जी का छींटा समधन जी के मुंह पर पड़ा तो वह गुस्से में खलबलाने लगी। नारायण बाबू बोले, देवकी तुम ये जूठा खाना नहीं खाओगी। आरती रसोई से निकली और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को फेंकने की। उसने अपने पति मनोज को आवाज लगाई, सुनिए जरा बाहर आइए। मनोज बाहर आया और बोला, बाबूजी ये क्या तमाशा लगा रखा है। ये मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। क्या होगा अगर वह मम्मी जी का जूठा खा लेगी। अरे थाली झूठी है, सब्जी नहीं। नारायण बाबू ने जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे। अरे जिस औरत ने तुम्हारा भरण पोषण उस वक्त किया जब उसे मालूम भी नहीं था कि तुम दिखते कैसे हो, और आज तुम उसका भरण पोषण करोगे। विवेक आया और बोला, बाबूजी आपको क्या जरूरत है इन लोगों के मामले में पड़ने की। नारायण बाबू ने दूसरा थप्पड़ विवेक को जड़ दिया और बोले, तुम लोग कौन होते हो हमें 2 हिस्सों में बांटने वाले। मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारे को। तुम जैसे मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उनसे अच्छे संबंध बनाते हैं, फिर सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देते हैं मानो कोई सड़ा हुआ दांत हो। देवकी जी की रो रो कर सांसें उखड़ने लगी। नारायण बाबू ने उन्हें पानी पिलाया और बोले, देवकी हमारी दुनिया नहीं है, ना ये हमारे बच्चे हैं। ये तो वे मतलबी हैं जो इतने दिनों तक हमारा खून पी रहे थे। पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, ईश्वर इसका न्याय करेगा और इन्हें इसी जीवन में इसका दंड देगा। और तुम चिंता मत करो देवकी, बस 15 दिन के अंदर ही मैं कुछ ना कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूँगा। बस कुछ दिन और हमें इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहकर नारायण बाबू वहाँ से चले गए और उधर देवकी जी को बहुओं ने घेर लिया और खरी खोटी सुनाने लगी। तभी धक्का मुक्की में देवकी जी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उनके पैर में चोट आ गई, जिस कारण न तो वो चल सकती थी ना वह फिर सकती थी और बिस्तर पर ही सारा काम करने लगी थी, जिस कारण बेटों ने 15 दिन का भी इंतजार नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया था। उधर अपना और देवकी जी के रहने का सारा इंतजाम करके नारायण बाबू ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि उसी समय वहां पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। किसी वृद्ध औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारी वृद्ध औरत का चेहरा बहुत जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो बेचारी ने आत्महत्या कर ली।
यह सुनकर नारायण बाबू बहुत घबरा गए। वापस बेटों के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर किसी पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि आपके दोनों बेटे को अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही विदेश घूमने के लिए निकल गए हैं, पर उन्होंने अपनी माँ को सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर दोनों में से उनकी किसी ने ना सुनी। नारायण बाबू की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अब कहाँ ढूंढे अपनी देवकी को? क्या कुछ दिन भी वो अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकते थे? यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी वह देवकी जी तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रह रहकर डर सताता था, कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। स्टेशन वाली औरत मेरी पत्नी तो नहीं थी? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मन ही मन में अपने से बात किए जा रहे थे, अपने पत्नी के बिना छटपटाए जा रहे थे। करीब 1 महीने बाद वो अपने खास दोस्त की अर्थी को कांधा देने के लिए एक वृद्धाश्रम गए थे, क्योंकि उनका बुजुर्ग दोस्त वृद्धाश्रम में ही रहता था। अंतिम संस्कार होने के बाद नारायण बाबू ने देखा एक औरत कोने में बैठी हाथ में तस्वीर लिए रोई जा रही थी। पूछने पर किसी ने बताया कि 1 महीने पहले ही वह रेलवे स्टेशन में भीख मांगती हुई दर्द में बिलखते हुए मिली थी। कोई भला इंसान इसे वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। बेचारी पैर के दर्द से बहुत छटपटा रही थी। बस पूरे दिन रोती रहती है, ना ठीक से खाती है ना पीती है। यह सुनकर नारायण बाबू के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने जैसे ही उस औरत के करीब जाकर पीछे से पुकारा, अपना नाम सुनते ही जैसे ही देवकी जी के अंदर अजीब सी शक्ति आ गई थी। पति को सामने देखकर देवकी जी फूट फूट कर रोने लगी, तो नारायण बापू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्हें गले से लगा लिया। वह आदमी बोला, यह आपकी पत्नी है? वह बोले, हाँ भाई, पर ये वृद्धाश्रम में कैसे? उस आदमी ने पूछा। नारायण जी बोले, बदकिस्मती से आज यह यहाँ है, बस अब और नहीं। नारायण बाबू ने देवकी जी को वहाँ से लिया और रोते हुए बोले, देवकी, तुम्हारे एक एक तकलीफ का, एक एक आंसू का मैं उनसे जरूर बदला लूँगा। अब ये बाप अपने पर उतर आया है। उन्होंने हमारी सिधाई का बहुत फ़ायदा उठाया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अभी तक अपमान का एक एक घुट पी कर जिंदगी बिताई है, पर अब और अपमान बर्दाश्त नहीं है मुझे। नारायण बाबू ने पुलिस स्टेशन में जाकर बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सारा माजरा सुना और बेटे बहू के घर पर ताला लगवा दिया। जब बेटे अपनी पत्नी के साथ घूम फिर कर विदेश से घर लौटे और घर पर बड़ा सा ताला लगा देखा, तो चारों के पैरों तले जमीन सरक गई। पता चलने पर बेटे बहू दौड़ते हुए भूखे लोमड़ी की तरह माता पिता के पास पहुँचे। नारायण बाबू और देवकी जी को पुलिस के साथ देखकर चारों के पैरों तले जमीन सरक गई। बड़ा बेटा नरम आवाज में बोला, बापूजी, यह क्या है? हमारे घर पर आपने ताला क्यों लगाया? कि तभी एक पुलिस वाला उससे जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोला, शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप को लाचार बेसहारा सड़क पर छोड़ते हुए? आज तक उनके पेंशन के सारे पैसे तुम लोग खाते रहे और उन्हें 2 रोटी के लिए भी तरसाते रहे। अब तुम भी ऐसे ही भटको, क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है। और बाबूजी चाहते हैं कि वह घर, करोड़ों का घर देवकी जी के नाम पर हो, क्योंकि उस घर को खरीदने में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। नहीं तो वह आप दोनों को जेल भिजवा देंगे और जो भी देवकी जी के गहने दोनों बहुओं ने उनसे छीने हैं, वह भी उन्हें वापस करे। यह सुनते ही चारों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और गिड़गिड़ाते हुए पिता के पैरों में गिर गए। लेकिन नारायण बाबू ने
अपने बेटों को माफ़ नहीं किया और उस घर में खुशी से रहने लगे और अपने बेटों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज बेटों के लालच ने उनके सर से छत भी छीन ली थी और सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारी कहानी झूठी होती है? हम लेखक जब कहानी आप तक पहुंचाते हैं तो बहुत सी रियल घटना को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर पहुंचाते हैं। अगर लोग माँ बाप को घर से नहीं निकालते हैं तो जगह जगह वृद्धा आश्रम क्यों बनाया जा रहा है? जब बुजुर्ग माता पिता आश्रम पहुंचते हैं तो अपना दुख दर्द रो रो कर खुद बयां करते हैं कि कैसे उन पर बेटे बहू जुल्म करते थे। मैं यहाँ माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि सारे बेटे बहू तो नहीं, लेकिन कुछ तो ज़रूर ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ अपने संस्कारों को बदलिए और माँ बाप को खुशी खुशी उनके घर आंगन में जीने दीजिए। जो माँ बाप आपके लिए घर देते हैं उन्हीं को हम बेघर करके सोचते हैं कि सुख चैन की नींद सोएंगे, तो यह गलत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यह भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ वही करेंगे जो वह देखेंगे। इसीलिए अच्छा करिए और अच्छा ही उदाहरण प्रस्तुत करिए आने वाली पीढ़ियों को, समाज को, क्योंकि माँ बाप से अनमोल कुछ नहीं होता है। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नारायण बाबू का फैसला अपने बेटों के प्रति सही था या गलत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।